अब आप कुछ लिख लीजिए अगला, अल्पसंख्यक, और इसी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवाद आपको बता देते हैं। अगला हेडिंग अल्पसंख्यक अधिकार। हमने 25 में भी अल्पसंख्यकों की बात की थी, लेकिन फिर यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण का मुद्दा आ जाता है। अल्पसंख्यक का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण आएगा, क्यों? हेडिंग लिख लीजिए अल्प। तो अब इसमें लिखवाने की आवश्यकता है क्या? 25 से 28 से नोट्स में है, बेसिक बात मैंने बता दी। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, पहला पॉइंट। अब देखिए यहाँ आपको लगना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, कैसे लिख लीजिए। जे.एस. मिल के द्वारा, जो विचारक में पढ़ते हैं, अभी किसी ने पूछा, अभी एक उत्तराखंड कह रहा है कि रामायण गीता उपनिषद सब पढ़ाएगा। अब यही बात कल्चर और धर्म का है, अब ये कहते हैं कल्चर इसमें। अब देखिए भी, अब मैं कुछ जी हिंदू धर्मावलंबी हूँ, मुझे लग सकता है कि रामायण में कोई धर्म की बात नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो राज्य को ऐसा ध्यान रखना चाहिए। विवादास्पद बातें क्यों की जाए? बाकी और माध्यम हो सकते हैं, परिवार को बढ़ावा दीजिए, अपने लोग। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें विवाद का विषय। राज्य का तर्क है कल्चर है, कल्चर है, कल्चर है, लेकिन विवाद तो मैंने बताई दी आपको। आय पर लिया जाता है तो एक आम आदमी से कर लेना कहाँ तक ठीक है? जीएसटी प्रत्येक व्यक्ति पर लिया जाता है, कर आय पर लिया जाता है तो एक आम आदमी से कर लेना कहाँ तक ठीक है? आम आदमी कहाँ कर देता है क्या? आप प्रत्यक्ष तो भाई, अब लोग कमाल की बात करते हैं। आम आदमी टैक्स, हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग 2.2% है। और दोस्तों हमारे यहाँ दुर्भाग्य से ज्यादा लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, देना चाहिए, तभी तो सड़कें उड़के बनेंगी। लिख लीजिए तारीख आपने। जीएस मिल ने कहा, जीएस मिल के द्वारा यह कहा गया, जीएस मिल के द्वारा यह कहा गया। अब देखिए फिर विचारक आ गया। हम विचारक आगे पढ़ेंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा कौन सोचेंगे यार जीएस मिल बता रहे हमने पढ़ाई नहीं है, तो नहीं पढ़ा तो आगे बता, नाम सुनने में कोई दिक्कत थोड़ी है। और मैं आपको फिर बता दूं, फंडामेंटल राइट तो पॉलिटी का कुछ भी नहीं है, समझो। मूल मुद्दा तो आगे चल के चलता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि सारी एनर्जी कहाँ लगा देते हैं? फंडामेंटल राइट में। तो ये बात तब आप समझ पाएंगे जब एग्जाम पे एक बार पेपर अच्छे से देखिए, फिर बार बार सॉल्व करिए। तो विवाद तो ये वकीलों का काम है, विवाद अपना चलता रहेगा। क्या लिखा आपने? जैसमिल के द्वारा कहा गया कि अल्पसंख्यक अधिकार इसलिए आवश्यक है, जैसमिल के द्वारा कहा गया कि अल्पसंख्यक अधिकार इसलिए आवश्यक है कि लोकतंत्र बहुमतवाद में परिवर्तित न हो। अल्पसंख्यक अधिकार इसलिए आवश्यक है कि लोकतंत्र बहुमतवाद में परिवर्तित न हो। अब देख, किसी ने सवाल पूछा यूसीसी का, और किसी ने पूछा क्या प्रस्तावना में तारीख बदले बिना संशोधन किया जा सकता है? देखिए विवाद का विषय, सुप्रीम कोर्ट अभी तय कर रहा है, लेकिन आपको याद दिला दें, इससे दूसरा नजरिया है, प्रस्तावना की तारीख का महत्व ज्यादा है या फिलोसफी का? मेरे दोस्तों हम आगे चल के बताएंगे पॉलिटिकल थिंकर में, जब हम न्यायपूर्ण समाज का सिद्धांत बनाते हैं तो जीवन में हमेशा ये देखते हैं कि इस न्याय का पर्पस क्या है। समझौता किस दिन हुआ है तो पर्पस ही नहीं है। यानी अगर हमारा संविधान एक कॉन्ट्रैक्ट है, लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट किया गया, कॉन्ट्रैक्ट की डेट का महत्व ज्यादा है, पर्पस का महत्व ज्यादा है? विवाद का विषय हो सकता है, दो व्याख्याएं हो सकती है इस पे। लेकिन अभी इस पे वेट करिए, न्यायालय क्या कहता है पता चलेगा। अरे भाई आप जरा सोच के देखिए, हम यही बात आपको बताते रहते हैं, जीवन की फिलोसफी का महत्व ज्यादा है। प्रस्तावना में आएंगे, सवाल ये है, एक आपका इतिहास, एक आपका दर्शन है, आपकी बर्थ डेट को बदला जा सकता है या नहीं?
अब सवाल ये है, अगर संविधान की बात छोड़ दीजिए, आपकी बर्थडे को ठीक है नहीं बदला जा सकता, जहाँ बर्थडे वहीं तो, ये हमारे फर्जी लोगों को कमी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी बदलवा देते हैं। और दूसरी बात है, और कई कई बार लोगों के नाम भी बदलते हैं। डेट ऑफ बर्थ बदलना स्वाभाविक रूप में कठिनाई है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा जरूरी है क्या कि इसी डेट के बाद ये विचार मेरे मन में आया, इस डेट के पहले ऐसा विचार नहीं था। इसलिए फिलोसॉफिकल तरीके से देखा जाए तो फिलोसफी में देश काल का महत्व नहीं होता, फिलोसफी में विचारों का महत्व होता है। तो गांधी के विचार तभी तक थे जब गांधी जीवित थे, आज भी है। और गांधी के विचार उसी दिन से पैदा हुए जिस दिन गांधी पैदा हुए, गांधी के विचार तब से हैं जब से उपनिषद है। ये बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, तो हम इतने आसान तरीके से नहीं सोचते। बाकी न्यायालय जो को बताएगा, प्रस्तावना में आएंगे, अभी वेट कर रहे हैं, प्रस्तावना तक पढ़ा नहीं हमने, क्या लिखा आपने? बहुमतवाद में परिवर्तित न हो, यहाँ मिल, यहाँ मिल अल्पसंख्यकों को, यहाँ मिल अल्पसंख्यकों को शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्तियों के रूप में देख रहे थे। यहाँ मिल अल्पसंख्यकों को शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्तियों के रूप में देख रहे थे। यहाँ मिल अल्पसंख्यकों को शिक्षित और शक्तिशाली व्यक्ति रूप में देख रहे थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। मिल मिल कहा करते थे कि लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता से बदलने से परिवर्तित किया जाए। मिल जिस अल्पसंख्यक अधिकार की बात कर रहे थे, वो अल्पसंख्यक कौन था? शिक्षित था। वो अल्पसंख्यक शक्तिशाली था, क्योंकि इसलिए वो डर रहे थे कि अमेरिका में एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत आ गया, इंग्लैंड में ऐसी मांग की जा रही है, और इंग्लैंड में अगर ऐसी मांग की गई तो आप जानते हैं कि एक व्यक्ति एक मत का परिणाम क्या होता है? बहुमतवाद। और बहुमतवाद का परिणाम ये होता है कि फिर उसमें बहुमत ही तय करेगा क्या होगा। इसलिए बहुमतवाद बढ़ेगा तो व्यक्ति आजादी सीमित हो जाएगी। तो मिल ये चाहते थे कि मिल, अब थोड़ा सा मिल में एलिटिज्म था। अब देखिए, जब एलिटिज्म मतलब विशेष वर्गवादी थे, मिल का मानना था कि जो पढ़े लिखे संपत्तिशाली लोग हैं, ज्यादा विवेकशील हैं, बुद्धिमान है। तो एक विवेकशील मिल के ऐसा कहना चाहते थे कि जब एक डॉक्टर बोलेगा तो उसकी बात का महत्व ज्यादा होगा बजाय कि नर्स बोलेगी। लेकिन आज की डेमोक्रेसी इस बात को नकारती है। मिल ऐसा चाहते थे कि नहीं, अब जो अगर अब स्वाभाविक रूप में कोई बड़ा प्रोफेसर वैज्ञानिक कोई बात बोले तो उसका महत्व ज्यादा है बजाय एक आम आदमी से, क्योंकि वैज्ञानिक ने जीवन में बहुत कुछ काम किया है, मेहनत किया है, समाज के लिए बड़ा काम किया है। तो किसी संपत्तिशाली व्यक्ति को देखने का दो तरीका है। जो उदारवादी कहते हैं कि जो भी संपत्तिशाली है उसने समाज के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। अक्षय कुमार को, सलमान खान को, शाहरुख खान को, इनको 5-5 वोट देना चाहिए, इतनी बड़ी मात्रा में टैक्स दे रहे हैं। लेकिन अक्षय कुमार के वोट का वही मत हो जाएगा जो सामान्य व्यक्ति का मत हो जाएगा। अब अक्षय कुमार साल में 100 करोड़ टैक्स दे रहे हैं और हम बैठ के केवल गेहूं चावल खाए जा रहे हैं। लेकिन हम बताएंगे देश कैसे चलेगा। तो मिल इसी बात का विरोधी था। मिल कहता था नहीं, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिस्टम है ये, अगर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि समाज में गुणी जनों का महत्व हमेशा होना चाहिए। और गुणी जन कौन है? जो समाज के लिए सोचते हैं। भाई जो पढ़ा लिखा आदमी है, कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना तो होती है, एक स्तर पर जाके समाज के लिए सोचेगा तो समाज के लिए काम करेगा। लेकिन दूसरा नजरिया ये है कि देखो कितना बड़ा अमीरों का समर्थक था, ये पूंजीपत था। बताओ, पूंजीपतियों के अधिकार की बात कर रहा है। अरे कोई स्कूल नहीं जा पाया तो मेरा उसमें कोई दोस्त था क्या? और मैं गरीब घर में पैदा हुआ तो मेरे वोट नहीं रहेंगे? इसी बात को देखने का दो नजरिया है। ये मिल का पहला। तो अल्पसंख्यक कौन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। आगे लिख लीजिए। संविधान सभा में, इसे लिख लीजिए, संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के व्यक्ति भी अल्पसंख्यक है।
अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के व्यक्ति भी अल्पसंख्यक हैं जिनके अधिकारों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान होने चाहिए। जिनके अधिकारों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान होना चाहिए। जिनके संविधानों के लिए जिनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के संविधान में कितने प्रावधान है, अगर सोच के देखिए। अब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहा करते थे कि अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के व्यक्ति भी अल्पसंख्यक हैं। इसका मतलब है अगर उनके हितों को बचाए रखना है तो हमें विशेष प्रावधान करना चाहिए। लेकिन अच्छा, अल्पसंख्यक की बात को पूरा कर दें जब संविधान सभा की बात है। इसका मतलब अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक संविधान पर आने से पहले इसका मतलब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक क्राइटेरिया दो है। पहला जो समाज में पिछड़ा है और दूसरा जिसकी समाज में संख्या कम है। जो भी डॉक्टर अम्बेडकर का तर्क मिल से अलग है क्योंकि भारतीय परिस्थितियों को देख रहे थे वो। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है उस संख्या में भी कम है और सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए वो अल्पसंख्यक है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यक का गलत मतलब लिया। उनका मतलब संख्या से भी कम नहीं था। अब आर्थिक स्थिति था नहीं था, इस बात में बड़ा डिबेट चलता है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ अल्पसंख्यक को परिभाषित करता है तो वो कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या में कम हो लेकिन संपत्ति में वो ठीक ठाक पोजीशन हो तो अल्पसंख्यक श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए आप देखेंगे हमारे जैन समुदाय के लोग बहुत दिनों तक अल्पसंख्यक की श्रेणी से बाहर थे क्योंकि ऐसा माना गया जैन समुदाय के लोग बड़े संपत्तिशाली हैं, या जैन समुदाय के लोग बिजनेस कम्युनिटी है जो बिजनेस करते हैं तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा न दिया जाए। अब संविधान में इस बात को लेकर आज तक बहस हो जाती है कि इसमें अल्पसंख्यक कौन होगा, संख्या के आधार पर होगा, अब स्वाभाविक रूप में पिछड़ेपन के आधार पर होगा, आर्थिक समृद्धि के आधार पर होगा, आधार क्या अपनाया जाए। आगे लिख लीजिए। संविधान निर्माताओं के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया अधिकार संविधान निर्माताओं के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया अधिकार सांस्कृतिक अधिकार प्रतीत होता है। अल्पसंख्यकों ने दिया गया अधिकार सांस्कृतिक अधिकार प्रतीत होता है। क्योंकि पॉइंट नंबर 1, अल्पसंख्यकों ने दिया अधिकार सांस्कृतिक अधिकार प्रतीत होता है क्योंकि पॉइंट नंबर 1, अब पॉइंट नंबर 1 में क्या देखेंगे, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के, देखिए यहाँ पे राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, टेरिटरी ऑफ। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट में बार बार एक शब्द का टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका मतलब फंडामेंटल राइट पुडुचेरी के लिए दिल्ली के लिए अलग नहीं होंगे, पूरे भारत के निवासियों के लिए फंडामेंटल राइट एक है, संविधान एक है। हमारे यहाँ तमिलनाडु के लोगों का फंडामेंटल राइट अलग नहीं है, तमिलनाडु की सरकार अलग है, संघ सरकार अलग है, फंडामेंटल राइट सबके एक है। और एनी पार्ट देयर ऑफ, यानी किसी भाग में भी रहने वाले, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ये 3 शब्द का प्रयोग किया गया है। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट यानी भाषा होगी, लिपि होगी और संस्कृति होगी। यानी अल्प, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग तो आर्टिकल 30 में है एज इट इज, लेकिन भाषा लिपि संस्कृति, किस भाषा लिपि संस्कृति की बात हो रही है। और खास बात है, यही डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा डिबेट है। सवाल ये है व्यक्ति का महत्व ज्यादा है या भाषा लिपि और संस्कृति का महत्व ज्यादा है। अब इसी को निर्याती पॉलिटिक्स कहते हैं, इसी को आजकल मल्टीकल्चरिज्म कहते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया था कि आप एक उदारवादी देश की बात कर रहे हैं
तब संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं, उनका हम संविधान को बनाना चाहते हैं लिबरल। हमारे संविधान में व्यक्ति को क्या ही माना गया है, परिवार को नहीं। इसे ये उदारवाद की बड़ी पहचान है। लेकिन एक तरफ आप व्यक्ति को अधिकार दे रहे हैं, दूसरी तरफ किसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कल्चर को। और ये हमारे संविधान में आता है। इसलिए अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग तो आर्टिकल 30 में आता है, भाषाई धार्मिक। लेकिन पहले भाग को भी तो अल्पसंख्यक मानेंगे। आखिर में किसके लिप की बात होगी, किसके कल्चर की बात होगी, किसके भाषा की बात होगी? आपको मैं याद दिला दूं, हिंदी के संरक्षण की बात नहीं होगी। यद्यप व्यवहारिक मामला तो है कि हिंदी ही खतरे में है, लेकिन मामला हिंदी की, भाई हिंदी मेजोरिटी बोलते हैं। जो बहुमत भाषा बोलेगा उसके संरक्षण की बात कहाँ आएगी? संरक्षण के तो उस कल्चर की बात आएगी। अब देखिए हिंदू कल्चर, भाई दीपावली आएगा, दशहरा, होली पूरे हिंदुस्तान में दिखती है। महावीर तीर्थंकर का पुण्यतिथि कहाँ दिखती है? भाई यहूदियों पारसियों के त्योहार कहाँ में दिखता है? पारसियों का तुम्हें पता ही नहीं चलता कौन त्योहार आया चला गया। अब 1000 लोग त्योहार मनाएंगे तो दिखेगा, या करोड़ लोग त्योहार मनाएंगे तो दिखेगा? इसे आप याद रखिए, हमेशा एक देश में बहुमत कल्चर होता है, और कहा जाता है राज्य चोरी छुपे उसी बहुमत कल्चर को आगे बढ़ाता है, क्योंकि वोट तो उसी से लेना है। इसलिए हमारे यहाँ आप याद रखिए, पंजाबी भाषा को भी संरक्षित करने का अधिकार है, गुरुमुखी लिपि को भी संरक्षित करने का अधिकार है, तमिल को भी, तेलुगु को। मामला ये था, जब भारत आजाद हो रहा था, सबसे बड़ा डिबेट तो लैंग्वेज को लेकर था। पहला बाकायदा ये कहा भी जाता है कि पॉलिटिकल साइंस के डिबेट में मॉरिस जोन्स ने यही लिखा है। मॉरिस जोन्स ने कहा इसलिए कल्चर का मुद्दा भारत के संविधान बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया। और इस बात पे आज भी डिबेट होता है कि यार जब व्यक्ति के लिए अधिकार दे रहे हो तो अल्पसंख्यक अधिकार की बात कहाँ गई? आप तो अधिकार व्यक्ति की बात कर रहे हो। व्यक्ति के अधिकार देना, अल्पसंख्यक को अधिकार देना, दोनों बातें तो टकराती हैं। लेकिन संविधान निर्माता ने उसके बावजूद दिया, उसकी बड़ी प्रासंगिकता है। क्योंकि जैसे हमारा संविधान सभा बैठी, पहला तलवार इसी पर खिंच गई, और वो तलवार आज भी खिंचती रहेगी। उत्तर दक्षिण भारत के बीच का डिवीजन तो ही है। अब वित्त आयोग के मामले पे देखेंगे, लोकसभा के परिसीमन के मामले पे देखेंगे, हर जगह उत्तर भारत हावी होता है। अब लोकसभा का परिसीमन नया कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश ही संघ में सरकार बना लेगा, बाकी राज्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक तो पीएम केवल आ रहा था, बाकी सारा मंत्रिमंडल भी यहीं से आ जाएगा। तो दक्षिण भारत के लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, परिसीमन आप कर नहीं सकते, अब रोकिए इसी पर, आपको यही सीट रोकनी पड़ेगी। वित्त आयोग को जो पैसा मिलता है उसमें गरीबों को पैसा ज्यादा वित्त आयोग देता है, सारा पैसा यूपी बिहार को मिल जाता है। तमिलनाडु कहता है यही खैरात बांट रखी है आपने। कर्नाटक को इसी बात पे तो आपत्ति, हमारा टैक्स क्या हुआ? हमने कहा भाई सामाजिक न्याय, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन जो हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश के वेस्ट यूपी के लोग हैं, वो कहते हैं हम यूपी का भाग नहीं रहेंगे। उनसे पूछे क्यों नहीं रहोगे? उनका हरित प्रदेश बनाएंगे। उनका हमारी बड़ी बेइज्जती होती है। आप कहते यूपी गरीब है, हम थोड़ी गरीब हैं। और वेस्ट यूपी का सारा पैसा कहाँ चला जा रहा है? बनारस और गाजीपुर, बलिया, मेरठ का पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है? ये कहते हैं भैया अगर हम अलग राज्य होते तो हमारा भी स्थान हरियाणा जैसा होता। ये गरीबों के साथ मिलकर हमने अपना दुर्दशा करवा ली है। हमने कहा ना भाइयों, सबका साथ। इसलिए अब सवाल ये है, पैसा भी ज्यादा लेंगे, लोकसभा की सीट भी ज्यादा लेंगे, भाषा भी आपकी रहेगी। कहीं तो कंप्रोमाइज करिए, कहीं तो अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह छोड़िए। इसलिए भाषा लिपि संस्कृत की जो बात ही कहाँ आएगी? अल्पसंख्यक के मामले में आएगी। भाई बहुमत की जो भाषा होगी दिखेगी, बहुमत की भाषा होगी दिखेगी, कल्चर दिखेगा। लेकिन अल्पमत की भाषा और कल्चर नहीं दिखेगी। तो किसके संरक्षण की कोशिश की जा रही थी? क्या लिखा आपने? क्योंकि क्योंकि नागरिक को, या नागरिकों के किसी विभाग को, जैसे मर्जी लिख लीजिए। लिख रहेगा तो आप ही पॉइंट में लिख लीजिए, पॉइंट ही जैसे, क्योंकि पॉइंट ही शायद मैं लिखवा रहा था। क्योंकि नागरिकों के किसी भी वर्ग को, क्योंकि नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। कूलिंग बढ़ा देना।
अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के तीन बात पे बल देना आपको। कौन से तीन शब्द हैं? भाषा, लिपि और संस्कृति। इन तीन बातों पर आपको भाषा, लिपि और संस्कृति। अगला पॉइंट लिख लीजिए। जबकि जबकि आर्टिकल 30 में जबकि आर्टिकल 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई। धार्मिक और भाषाई, दो केवल। धार्मिक अंडरलाइन, भाषाई अंडरलाइन। जबकि अनुच्छेद 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है। और एक बात आप लॉजिकली याद रखिएगा, हमारा संविधान किसी चीज को परिभाषित नहीं करता। तो कभी कभी अल्पसंख्यक को परिभाषित करता है, नहीं। कुशलता परिभाषित करता है, नहीं। अस्पृश्यता परिभाषित करता है, परिभाषित नहीं करता वो। अब सवाल है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, इस पर विवाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवाद इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अब सवाल है इसका जब विश्लेषण कर लें फिर आगे बढ़े। तो अगले पैराग्राफ से लिखिए। अगले पैराग्राफ से, यह ध्यान देने योग्य बिंदु है, क्योंकि इस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए लिखवा रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य बिंदु है। उसे ध्यान हर बात पे देना चाहिए, लेकिन इस पे विशेष। यह ध्यान देने योग्य बिंदु है कि संविधान में नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान में नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो उसके साथ अल्पसंख्यकों के अधिकार, अटपटे प्रतीत होते हैं। ना, अधिकार नागरिकों को दिया गया है, तो उसके साथ अल्पसंख्यकों के अधिकार अटपटे प्रतीत होते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार अटपटे प्रतीत होते हैं, लेकिन संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के विविधतापूर्ण समाज में प्रत्येक भाषा और संस्कृति के सम्मान का प्रयास किया गया। प्रत्येक भाषा और संस्कृति के सम्मान का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता के बाद भाषाई समस्या से जुड़े हुए निम्नलिखित बिंदु विद्यमान थे। स्वतंत्रता के बाद भाषाई समस्या से जुड़े हुए निम्नलिखित बिंदु विद्यमान थे। पहला पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद भाषाई समस्या से जुड़े हुए निम्नलिखित बिंदु विद्यमान थे। पहला पॉइंट, भारत की आधिकारिक भाषा,
निम्नलिखित बिंदु विद्यमान थे। पहला पॉइंट, भारत की आधिकारिक भाषा। दूसरा पॉइंट, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भारत की आधिकारिक भाषा। दूसरा पॉइंट, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। और तीसरा पॉइंट, अल्पसंख्यकों तीसरा पॉइंट, अल्पसंख्यकों के भाषाई हितों का संरक्षण। तीसरा पॉइंट, अल्पसंख्यकों के भाषाई हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के भाषाई हितों का संरक्षण, ये तीन मेजर इशू थे। अब इसे कहते हैं पहचान, आजकल की पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहा जाए निर्जातीय पॉलिटिक्स, पहचानगत राजनीति, बहुसंस्कृतिवादी अधिकार यानी मल्टीकल्चरलिस्ट राइट। आज के डेट में इन सब बातों का बड़ा महत्व है। और कहा भी जाता है कि अल्पसंख्यक कल्चर का सम्मान किया जाए। हमारे संविधान में मतलब पहले जानते थे। मॉरिस जोन्स ने ये बात लिखी है कि विदेश आजादी हुआ 3 समस्या। पहले आधिकारिक भाषा, और आप देखेंगे इसे कहते हैं राष्ट्र निर्माण। भारत के संविधान निर्माताओं ने कितना बेहतरीन राष्ट्र निर्माण का तरीका अपनाया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। कैसे? आप देखेंगे श्रीलंका, कभी एनसीईआरटी किताबें इन सब बातों का जवाब इतनी बढ़िया एनसीईआरटी किताबें देती है। मतलब एनसीईआरटी की 9 किताब पढ़ लीजिए, संगवाद पढ़ लीजिए, आपका मन खुश हो जाएगा क्या लिखा गया है। लेकिन नहीं पढ़ते क्यों? अनुच्छेद में उलझे हुए हैं। लक्ष्मीकांत पता नहीं कहाँ से मिल गई है, मामला ही गड़बड़ा दिया बिल्कुल। रास्ता ही, ट्रैक ही चेंज करवा दिया, ट्रैक चेंज कर दिया आपने। अब जरा सोच के देखिए ये कितना बड़ा मुद्दा है। ये भाषा का मुद्दा है या नए राष्ट्र के निर्माण की समस्या थी? अब देखिए नए राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए, जरा सोच के देखिए। संविधान निर्माता बहुमतवादी होते तो उस समय हिंदी को अपना लिया जाता और दक्षिण भारत चिल्लाता रह जाता, इसमें कुछ नहीं कर पाते। जो काम श्रीलंका में किया गया, श्रीलंका में जरा सोच के देखिए, सिंहली भाषा को एकमात्र, अंग्रेजों के जाने के बाद सिंहली भाषा को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया। तमिल चिल्लाते रह गए और इससे श्रीलंका का विघटन हुआ। श्रीलंका के सामने बड़ी समस्या यही, क्योंकि भाषा का मामला केवल अभिव्यक्ति का नहीं है, कल्चर का नहीं है। क्योंकि आप याद रखिए जो उदारवादी चिंतन है वो मानता है व्यक्ति अणु है। उदारवादी हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते भी हैं। उदारवादी मान्यता है कि व्यक्ति अणु जैसा है, यानी व्यक्ति की क्या क्या उत्तराखंड का व्यक्ति, क्या राजस्थान का, क्या हिमाचल का, क्या तमिलनाडु का, व्यक्ति का मूल स्वभाव एक है कि व्यक्ति का स्वभाव एक ही जैसा है। उसे सुख चाहिए, उसे घर चाहिए, कार चाहिए। ऐसी मान्यता नहीं है। इसके अलावा लोग मानते हैं कि नहीं, ये सबके साथ उसको दुर्गा पूजा भी चाहिए, बालो अच्छी। और इसका मतलब अगर दुर्गा पूजा नहीं होगा, सरस्वती पूजा नहीं होगी, ईद नहीं होगी, तो बात नहीं बनेगी। उसके पहनावे, कल्चर, खान पान, ये व्यक्ति की बहुत बड़ी पहचान है जिसको आप व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कल्चरल राइट की बात की। और जरा सोच के देखिए उस समय तमिल बोलने वाले लोग तो 10% से भी कम थे। 10% से कम लोगों की बातों को स्वीकार कर लिया संविधान सभा ने। तमिल बोलने वाले केवल 10% लोग ही थे। चाहती सरकार तो बहुमत के, और ये बात को लिखा भी गया है। आज भी जो आंकड़े भाषा के, हिंदी बोलने वाले लगभग 42% है, बहुमत में नहीं है। उसके बाद तेलुगु बड़ी भाषा है, और तमिल भाषा तो पहले भी लगभग 10% से कम थी। वो 10% आज भी 10% से कम है। इसके बावजूद संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम, नेहरू ने बहुत ये बात बुद्धिमानी पूर्ण कही कि नहीं, हम बहुमत की बात पर, यही कि बहुमतवाद और अल्पसंख्यक का अधिकार न हम देते तो बहुमतवाद के दम पे तमिल भाषा कुचल देते, और भारत के विखंडन का आधार रख देते। इसे आप याद रखिए। भाषा को लेकर संविधान सभा डरी हुई थी। और भाषा को लेकर डरी क्यों हुई थी? क्योंकि पहला विभाजन हमारा हो गया था किसके आधार पे? धर्म के आधार पे। सांप्रदायिक विभाजन तो एक हो ही गया था। उसके आधार पर लगता था कि भाषा का मुद्दा अगर खुला तो बड़ा विवाद का विषय बन जाएगा। और अंततः ये बात कही गई थी 15 वर्ष के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने कहा क्या होना चाहिए, तो फिर मामला बना कि 15 वर्ष तक इंग्लिश को हम एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार करेंगे। और हिंदी क्षेत्र के लोग तो जो यूपी के थे, बिहार के लिए संविधान सभा में वो क्या कहते हैं, नहीं, हिंदी को आधिकारिक भाषा नहीं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ। दक्षिण भारत का विकार की बात मत करो। ये राष्ट्रभाषा क्या होती है? उनका भारत का दिल जो है भाई, राष्ट्र का मतलब है भाई राष्ट्रीय पक्षी,
तो राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए। राष्ट्रीय खेल तो राष्ट्रभाषा बनाओ। तो बाद में तय हुआ कि नहीं, राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग मत करिए। इसलिए आप देखेंगे आज भी जो व्यक्ति थोड़ा सा राष्ट्रवादी किस्म का आदमी है वो यही बोल जाता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। संविधान ने आधिकारिक भाषा को, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिखने की भाषा, संविधान आधिकारिक भाषा की बात करता है, राष्ट्रभाषा की बात नहीं करता। यानी उस राज्य का मुख्यमंत्री संघ सरकार को लिखेगा तो जिस लैंग्वेज का प्रयोग करेगा वो आधिकारिक भाषा है, सरकारी भाषा, सरकार के पत्रावली की भाषा। तो आधिकारिक भाषा को स्वीकार किया गया और कहा गया 15 साल तक हम ग्रेस पीरियड दे रहे हैं क्योंकि भाषा सीखने का भी समय है। और इसलिए 8वीं अनुसूची बनाई गई। हमने 8वीं अनुसूची इसलिए बनाया कि भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कोई छोटी भाषा नहीं है, सब भाषाओं का समान सम्मान होगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में संख्या के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, यही तो डेमोक्रेसी का मर्म है। और भारत ने अजूबा कमाल का निर्माण किया है। अब तो ये राष्ट्र निर्माण का इतना बड़ा उपलब्धि है, जरा सोच के देखिए। जहाँ दो दो भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलगाववाद की मांग हो रही है। फ्रेंच भाषा बोलने वाले कनाडा के लोग अपने लिए क्यूबेक चाहते हैं। स्विट्जरलैंड में 4 भाषा के लोग हैं। यानी भारत में 22 भाषाओं को 8वीं सूची में रखा गया। इसलिए भाषा तक के प्रावधान को संविधान में लिखना पड़ गया। 15 साल का समय दिया गया था। लेकिन अब देखें उसी के समानांतर एक तो आधिकारिक भाषा का मुद्दा चल रहा था, उसी के समानांतर मुद्दा चल रहा था भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। ये बात खुद नागपुर सेशन में गांधी ने कह दिया था। गांधी ने कहा था स्वराज्य होगा। तो गांधी बाबा से पूछा, गांधी बाबा स्वराज्य का क्या मतलब क्या होता है, आजादी स्वराज में अंतर है क्या? गांधी बाबा ने कहा हाँ, स्वराज्य का मतलब होगा जब हमारी कल्चर होगी, हमारी भाषा होगी, यानी हमारा अपना शासन हो जाना है तो आजादी है। उसके साथ कल्चर भी अपना होना चाहिए, भाषा भी अपनी होनी चाहिए, रोजगार भी स्वायत्त होना चाहिए, तब स्वराज्य होगा। और इसलिए उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों ने सारे राज्य प्रशासनिक आधार पर बना रखे हैं, हम इसको फिर से बनाएंगे। और कहा भी जाता है कांग्रेस के पहले जो राज्य की इकाइयां थी वो इस नाम से थी, महाराष्ट्र, गुजरात। आजादी के पहले ही कांग्रेस ने अपने प्रांतीय पदाधिकारियों को इस नाम से कांग्रेस अपॉइंट करती थी। तो स्वाभाविक रूप में देश आजाद हुआ तो लोगों ने कह दिया अपने वादे पूरा करो, अब भाषाई आधार पे राज्य का निर्माण करिए। और एक खास बात है, देखिए भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण की बात क्यों थी, क्योंकि यहीं पे क्षेत्रवाद था। अगर भारत में भाषाई आधार पर राज्य की बात न होती तो याद रखिए कांग्रेस को इस देश से कोई हिला नहीं सकता था। अब कांग्रेस राष्ट्र निर्माण में शामिल थी, कांग्रेस कांग्रेस तो केंद्र में थी। कांग्रेस किसकी बात करती थी? विकास। कांग्रेस किसकी बात करती थी? आर्थिक विकास, पंथ निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भाई कांग्रेस भाषा जाति की बात कर ही नहीं सकती थी। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी अगर इस मुद्दे को मान लेती तो क्या क्षेत्रीय पार्टियों को भारत में कभी आने का अवसर मिलता? इसे यही पॉलिटिक्स है। अब यहाँ संविधान के साथ पॉलिटिक्स भी आप देखेंगे तो क्षेत्रीय पॉलिटिक्स को लगा कि भैया ये देखो उधर डीएमके कड़ी कोड़ी में, उनका कमाल की बात है, वैसे मान लेंगे, आपने कह दिया हिंदी मान लेंगे, नहीं मानेंगे। और डीएमके तो आजादी के पहले बनी हुई थी। और कहा भी जाता है भारत में आजादी के पहले भी अलगाववाद की बातें जहां उठती थी वो था द्रविड़ नाडु। ये लोग कहते थे द्रविड़, हमारा द्रविड़ अलग प्रदेश है, अलग अलग भारत अलग देश बनेगा। किसी तरीके से समझाने बुझाने की बात आई। सोचिए लैंग्वेज के मुद्दे को फिर ये हुआ। और जब ये आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी हल हो गया था, कह दिया गया भाई 15 साल तक इंग्लिश बनेगी, तब तक आप लोग धीरे धीरे हिंदी सीख लोगे। क्योंकि भाषा का मुद्दा है। अगर आज की डेट में इंग्लिश क्वालिफाइंग ना होती, अभी तो यूपीएससी के बच्चों को हिंदी भाषी लोगों को पीटी ही पास करने में प्रॉब्लम आ रही है। सबसे दुर्भाग्य का विषय तो ये है, पीटी ही नहीं खिसक रहा है। और क्यों नहीं खिसक रहा, कारण मैंने बता दिया आपको, और भी आगे आपको बता दूंगा। पीटी में प्रॉब्लम आ गई, मीन्स तो अब छोड़ दीजिए, पीटी लिखेंगे तब तो मेंस लिखेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम आ गई। और फिर क्योंकि अब जब यूपीएससी में लोग मेंस लिखते थे, हिंदी भाषी क्षेत्र में इंग्लिश क्वालिफाइंग लैंग्वेज का टेरर होता था। इंग्लिश, अब इसका मतलब भाषा का मामला तो कहाँ पे आ गया, भाषा का मामला जुड़ गया रोजगार से भी। तो 15 साल दे दिया, इधर तब तक हुआ कि भाषा आ जाएगी। उसके बाद तो 2 कमेटी बनी, जेबीपी, एसके दार कमेटी, दोनों ने मना कर दिया कि भाषा इधर पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा। तब तक पुट्टू श्रीमोल्ली, गांधी के शिष्य, गांधी ने कहा है, उन्होंने कहा कि गांधी बाबा कहते थे जो सरकार ने दे पाए सत्याग्रह से मिलेगा। उनका श्रीमोल्लू जी क्या करोगे, उनका भूख हड़ताल,
भूख हड़ताल पे बैठ गए, 58 दिन भूख से बैठे रहे, श्रीमुल्लू ऊपर मर गए। उसके बाद पूरा पूरा मद्रास प्रांत जल गया। आनंद फानन में तत्कालीन गृह मंत्री किरण काटजू ने तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया, और उसी के बाद से 56 में भाषाई आधार पर राज्य बन गए। भाषाई आधार पर राज्य के बनने से भारत की समस्या कमजोर नहीं हुई, लेकिन कई बार आप देखेंगे भाषाई आधार पर राज्य बनने से पंजाब में लोग डर रहे थे, आपने पंजाब बना दिया, कल्चर को बात कर दिया, पंजाब बना दिया। अब कह रहे हैं कि दबे जुबान में कई बार मांग उड़ जाती है कि नहीं। इसी इसी बात को संविधान निर्माता डरते थे। संविधान निर्माता इसी बात पे संविधान निर्माता इसी बात पर डरते रहते थे। और तीसरी, अल्पसंख्यक भाषा की बात तो कर ही दी गई। इसलिए आप देखेंगे हमारे संविधान में बात केवल 29-30 की नहीं है, 30 की बात तो बड़ी स्पष्ट है। अब और अब भाषा धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की, सोचिए कितना, अपनी रुचि का वकील भी करेंगे और अपनी रुचि का तो पता नहीं। संविधान निर्माता ऐसे बेसिक शब्दों पे बहुत ध्यान देते थे। अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रबंध का अधिकार होगा। अब इसमें क्या आता है, ये भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेंगे। देखने में आपको लगे करंट अफेयर का मामला, लेकिन है सैद्धांतिक, हर मुद्दे पहले से है। उसके बाद क्या लिखा गया है, खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित प्रशासनिक शिक्षा संस्थाओं की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए। अब देखिए ये आर्टिकल 31 के साथ ज्यादा अच्छा से तरीके से समझ में आएगा। अब यही तुष्टीकरण की पॉलिसी थी जो इंदिरा गांधी ने चलाई, कि 25वें संविधान संशोधन से यहाँ जोड़ा गया। इसकी जरूरत थी नहीं। इसकी जरूरत क्यों आई 31 के साथ, संपत्ति के अधिकार का विवाद जब जुड़ता है तब इसकी जरूरत आ गई। संपत्ति का अधिकार इसके आगे बता देंगे। तो संपत्ति का अधिकार पीटी के लिए इंपॉर्टेंट तो ही है, बाकी डीपीएसपी से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ जाता है। तो ये 25th अमेंडमेंट के बाद आपको बता देंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब केवल इंदिरा गांधी ने ये बताने का प्रयास किया कि अगर राज्य के द्वारा किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की भूमि अर्जित की जाती है, संपत्ति अर्जित की जाती है, तब उसे बाकायदा मुआवजा दिया जाएगा, बाकी के लिए चीज उपलब्ध नहीं होगी। तो इतना भी करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको फिर याद दिला दें कि एक बात आपसे पूछ लें, 29 पे पीछे अगर चलें, हाँ बस ये बात है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में, यानी आर्टिकल 30 की दूसरी बात जो पहले संविधान से है, स्टेट शैल नॉट ग्रांटिंग इन एड, सहायता देने में किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करेगा कि वो संस्था अल्पसंख्यकों के प्रबंध में है। ये बात इंटरेस्टिंग है। यानी हमारे यहाँ राज्य का मूल काम है शिक्षा को चलाना, तो मान लीजिए कोई सेंट स्टीफन है, सेंट स्टीफन इसका मतलब है राज्य से कोई संस्था पैसा ले रही है, इस आधार पर आप किसी शैक्षणिक संस्था को ये नहीं कर सकते अल्पसंख्यक नहीं है। राज्य को पैसा देना राज्य का दायित्व है, मगर शिक्षा देना तो राज्य का ही दायित्व है। तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग दे रहे हैं तो अच्छी बात है। यानी किसी भी संस्था को राज्य ने पैसा दिया है, इस आधार पर आप नहीं कर सकते कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था नहीं, पैसा कोई आधार नहीं होता। ये तर्क इसलिए आया था कि अभी संघ सरकार ने कहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इतना ग्रांट दिया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय का डबल ग्रांट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया गया। तो उसमें सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि क्या ऐसी संस्थाओं को अल्पसंख्यक मान सकते हैं। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी धार्मिक किसी भी शैक्षणिक संस्था को पैसा दिया जाएगा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। पैसा देने से अल्पसंख्यक का कैरेक्टर तय नहीं होता, आर्टिकल 30 क्लॉज 2 ये बताता है। और उसके बाद अब आगे बढ़ने से पहले बस एक बार हम 29 आपको फिर याद दिला दें, फिर हम मुद्दे पर आए, विवाद पर आए, राज्य के क्षेत्र के। और दूसरी बात लिख दी गई है, ये तो हमने बता दिया, भाषा लिपि और संस्कृति। दूसरा, राज्य पोषित यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट आर रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट, जो राज्य के प्रबंध में है या राज्य से पैसा ले रही है, उनमें प्रवेश केवल धर्म, जाति, भाषा के आधार पर नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 है। इसका उल्लेख हमने कहीं इसके पहले किया था क्या? इसका उल्लेख हमने कहीं पहले किया था? कहाँ?
आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में से हमने किया था, चंपकम दोरईराजन ने इस आधार पर भी मद्रास सरकार के द्वारा दिए गए मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन को चैलेंज किया था। इसे आर्टिकल 29 क्लॉज 2 जोड़ जाता है आर्टिकल 15 के साथ, आर्टिकल 15 के साथ। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप एक ऑप्शन बताइए कि मान लीजिए कि आर्टिकल 15 में बात लिखी गई है, क्योंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले विवाद खड़ा हुआ। आर्टिकल 15 बात लिखी गई कि राज्य के द्वारा सामाजिक शैक्षिक वर्गों के उत्थान के लिए कोई विशेष उपाय किया जाएगा। इसका महत्व ज्यादा है, आर्टिकल 30 का महत्व ज्यादा है। आर्टिकल 15 क्लास 4 में भी है, क्लास 3 में भी है कि महिलाओं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किया जाएगा। तो क्लास 15(3) का महत्व ज्यादा महत्व है, भाई महिलाओं बच्चों के लिए विशेष उपाय होगा, इसका मतलब आरक्षण दिया जा सकता है। क्लास 15(4) में लिखा गया है कि सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों को उत्थान का विशेष उपाय किया जाएगा। तो विशेष उपाय का मतलब है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए, सरकारी कह रही थी। 15 क्लास 4 का महत्व ज्यादा है, आर्टिकल 30 का महत्व ज्यादा है। दोनों टकरा जाए, कौन जीतेगा? क्या, कैसे, कैसे? भाई 15 का 4 टकरा जाए 30 से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात आई है। तो चर्चा होगी भैया कि सरकार ने कहा हम ओबीसी का आरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को बना दिया इन्होंने, क्या हुआ मामला? फिर कौन जीतेगा? आप याद रखना 30, आप याद रखना, एक है फंडामेंटल राइट, एक है फंडामेंटल राइट का सपोर्टिंग सिस्टम। चटनी के साथ समोसा है, समोसे के साथ चटनी है, पेन के साथ, अच्छा जो इसमें पेन में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिफिल। रिफिल इंपॉर्टेंट है, पेन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, रिफिल से लिख लेंगे। रिफिल सप्लीमेंट्री है, पेन सप्लीमेंट्री है? अच्छा चलिए किसी को मान लीजिए सप्लीमेंट्री, इसलिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सप्लीमेंट्री है, इनेबलिंग क्लॉज है। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 फंडामेंटल राइट। आप कहेंगे 15, आप कहेंगे सर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या है? फंडामेंटल राइट वो भी है, फंडामेंटल पार्ट 3 में है, लेकिन इनेबलिंग क्लॉज है वो, स्वाभाविक रूप में। ठीक वैसा जैसे समोसे के साथ चटनी, आप कहीं चटनी अलग से मांग खाएंगे क्या? भाई देखो यार भूख लगी चटनी खा लेते थोड़ा सा, ना बर्गर लिया ना समोसा लिया, केवल चटनी मांग रहे हो। इनेबलिंग क्लॉज है, पैर रहेगा तो जूता रहेगा, जूता रहेगा तो पैर रहेगा। इसे कहते हैं सहायक क्लॉज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये उच्चतम न्यायालय ने पहले भी कर रखा है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या है? इनेबलिंग क्लॉज है, क्या है? सहायक क्लॉज है वो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। कभी भी अगर ऐसा आपको ऑप्शन चूज करने को आ जाए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, लेकिन अगर हम इस बात को देखें कहां कहां बाकी राइट दिया गया, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात केवल 29-30 तक नहीं आती है, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिबेट आ जाएंगे, लेकिन अल्पसंख्यक को अधिकार कहाँ है? वैसे हमारे यहाँ कुछ तो अधिकार ऐसे, हिंदी भाषा का सम्मान किया जाए सभी के लिए है, हिंदी भाषा को प्रोत्साहित किया जाए, इसको आगे बढ़ावा दिया जाए, तभी हिंदी का ऐसा हाल हो गया है, देख लीजिए। तो आर्टिकल 351 में क्या कहा गया है? हिंदी को प्रोत्साहित किया जाए। अच्छा कल्चर का सम्मान किया जाए, तो कल्चर का सम्मान किया जाए स्वाभाविक रूप में, क्या बहुमत क्या अल्पमत? लेकिन तकनीकी तौर पर तो ऐसा दिखता है कि नहीं, अल्पमतों के लिए इसका महत्व ज्यादा है। आर्टिकल 3 हिंदी को प्रोत्साहित किया जाए, हिंदी का प्रसार किया जाए, ये राज्य का दायित्व है। आर्टिकल 350 ए, आर्टिकल 350 ए जिसमें लिखा गया है राज्य का यह दायित्व है, राज्य का वह दायित्व है कि अल्पसंख्यकों को
प्राथमिक शिक्षा, अल्पसंख्यकों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दिया जाए। अल्पसंख्यकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। आर्टिकल 350 क्लॉज ये कह रहा है। अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात मान ले तो सही मायने में, अच्छा महिला तो अल्पसंख्यक होगी नहीं, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण कहा क्या गया? अनुच्छेद 330 आर्टिकल, अच्छा लोकसभा में आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 330 में ही है, यानी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, अनुसूचित जातियों जनजातियों, मगर ये भी अल्पसंख्यक है, जनजातियों के लिए आरक्षण। और वास्तविक रूप में देखिए हमारे यहाँ तो अनुसूचित जनजातियों कल्चर के संरक्षण की विशेष बात की गई, तो उससे भी आर्टिकल 30 मिल जाता है। 29 ये है कि सभी की भाषा लिपि संस्कृत का सम्मान किया जाए, तो हमारे यहाँ तो जनजातीय समुदाय की संस्कृत का विशेष महत्व है। तो अब केवल संस्कृत का ही महत्व देखेंगे, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे। इसलिए लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। विधानसभा में यही कहा दिया गया है। विधानसभा में कहा दिया गया है? 332 में। विधानसभा में 332 में दिया गया है। और ये भी आपको याद दिलाते चले, इसका मतलब हमारा संविधान इसलिए कहा जाता है सामाजिक न्याय का दस्तावेज तो वही है, विविधतापूर्ण समाज को एक बनाता है। इसलिए कई बार इसे कहा भी जाता है संघवाद में कि निर्जातीय संघवाद है, और भाषाई पहचान की समस्या भारत में उभरती रहती है। इसलिए हमारे संघवाद की सफलता इस बात में है, लोकतंत्र की सफलता इस बात में है कि हर समुदाय के हितों की रक्षा हमने किया है। तो विधानसभा में भी आरक्षण किया गया। अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण पंचायतों में भी किया गया, पंचायतों में किया गया। लेकिन सवाल यह है कि अब थोड़ा सा डिस्प्यूट पर चले, लास्ट में एक बात लिख के खत्म कर लीजिए इसको, फिर हम आर्टिकल के डिस्प्यूट पर आ जाए कि अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्था स्थापना प्रबंध में क्या अधिकार शामिल है। किसी बच्चे ने पूछा है कि जैसा कि आपने कहा राज्य धर्म के आधार पर धार्मिक संस्थान स्थापित नहीं कर सकता, तो राज्य मंदिर मस्जिद स्थानों पर टैक्स कैसे ले सकता है? नहीं, टैक्स कहाँ ले रहा है मंदिर? वो संस्था बना रहा है। हाल कर्नाटका सिद्धारामैया ने, हाँ अब कर्नाटका ने कोशिश की है, और कर्नाटका ने कोशिश की क्या है, सारे धार्मिक कार्यों को नहीं है कोई, अरे केवल नाम न्याय दे दिया है, मेल रूप में ट्रस्टी बनाने का प्रयास तो है कि सारे धार्मिक संप्रदाय हैं किसके अंतर्गत आ जाए, एक राज्य के अंतर्गत आ जाए। तो राज्य के अंतर्गत आ जाए तो पैसा सारा राज्य को मिलेगा, तो राज्य अपने हिसाब से खर्च करेगा। बंदोबरनी कैसे अलग? बंदोबरनी, बंदोबरनी क्या है यार? बंदोबस्ती तो है, बंदोबस्ती लैंड मैनेजमेंट सिस्टम था, बंदोबरनी मतलब आप फिर से पूछेगा, पता नहीं किसने पूछा है इसका, यदि क्लास को ठीक सुनो तो फिर ट्रस्ट की संपत्ति किसी एक व्यक्ति की संपत्ति होती है या समाज की? समाज की। ट्रस्ट का मतलब है ट्रस्ट बनाया है उसको क्या लाभ मिलता है निजी रूप में? निजी रूप में लाभ कम मिलता है, इसका नाम प्रतिष्ठा होता है, इस तरह ही बहुत है। बाकी ट्रस्ट का मतलब है, यदि आजकल हमारे यहाँ देखिए, हम हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ एनजीओ भी फायदे के लिए बन जाता है, तो कई बार दुरुपयोग तो हर चीज का होता है। कर्नाटक सरकार ने बजट में वक्फ बोर्ड को 100 करोड़, ईसाई समुदाय को 200 करोड़, अन्य 20 करोड़ दे रही, क्या आर्टिकल 37 के विरुद्ध नहीं है? अब एक बात याद रखिए, कई बार ऐसा ऐसा जो पैसा दिया जाता है, अभी देखिए डिस्प्यूट तो हमेशा होता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर, एक बात ये भी आप याद रखिए, मुस्लिम समुदाय हमारे बड़ा पिछड़ा है। आपको बड़ा सेंसिटिव होने की आवश्यकता है कि अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का फायदा मिल गया, उनकी स्थिति अच्छी हो गई,
मुस्लिम समाज शिक्षा से जो या तो वो शिक्षा से हम जोड़ नहीं पाए इनको। अब भाई ना उनके पास उद्योग रहे ना उनके पास संपत्ति रहे। अब गांव में कभी जाके देखें मुस्लिम समाज किस किस छोटे मोटे काम धंधे करके, यानी बचपन में उसने कोई ना कोई स्किल सीख ली, कोई गुब्बारा बना रहा है, कोई साइकिल का पंचर ठीक कर रहा है, कोई चाय के, इस आधार पर उसने अपनी आजीविका पाली। इसे मान लीजिए राज्य के द्वारा ऐसी, अब वक्फ बोर्ड को दिया गया, इसका मतलब है वक्फ बोर्ड का काम बड़े सारे चैरिटी वाले काम होते हैं, धार्मिक समुदाय वाले काम होते हैं। अभी संभव है कि उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट कोई हो सकता है, लेकिन अगर समाज के वंचित वर्गों का कल्याण किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर वही विवाद का विषय हो जाता है, आप धर्म के नाम पे कर रहे हैं। इसलिए आरक्षण जब दिया गया 27% आरक्षण में मुस्लिम भी है, मुस्लिम जातियां भी हैं, लेकिन कोशिश धर्म के आधार पर आरक्षण को समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि फिर तो देश का सांप्रदायिक विभाजन हुआ था, इस इतिहास को फिर से गलत पढ़ा दीजिए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो कुछ ऐसा ही नहीं था। तो धर्म को आधार पे न दिया जाए, बाकी पिछड़ेपन के आधार पे देना हकीकत की बात है। और समाज में देखिए सब आगे बढ़ेंगे तब आप समाज की समृद्धि होगी। कोई हाशिए पर रहेगा तो समाज की समृद्धि नहीं होगी, फिर समस्या बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे। इसलिए हमें थोड़ा अल्पसंख्यकों पर सेंसिटिव तरीके से सोचना चाहिए। और अब मैं आपको एक बहुत काम की बात बता दूं, जो इंटरव्यू में हमेशा बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पर्सनालिटी एक दिन में इवॉल्व होती नहीं, महीनों सालों में। जिस सेवा के लिए आपको लिया जा रहा है वो इन्हीं वर्गों की सेवा के लिए लिया जा रहा है, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक। भूले से भी इनके प्रति नकारात्मक अप्रोच मत रखिए। अगर आपने 20 सवाल के जवाब सही दिए, आपका अप्रोच सही नहीं है, तो आपको सीधे नीचे कर दिया जाएगा इंटरव्यू में। ये खास तौर पर ध्यान रखिए। हमें पढ़े लिखे आदमी को ज्यादा थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। हम भी आम आदमी की तरह बात करेंगे, पॉलिटिशियन की तरह, तो फिर पढ़े लिखने का फायदा कहाँ होगा। तो वो थोड़ा सा, देखिए विवाद तो हर विषय में खड़ा कर सकते हैं, और हमारा काम क्या है, विवादों से हट के एक मामला बना लेना। तो जो लिखने वाली है बात कर लेना, विवाद तो चलता रहेगा अपना। दो चार पॉइंट आप लिख लीजिए, हम इसको समाप्त कर दें। फिर अभी करंट विषय पर आ जाए। चलिए, अल्पसंख्यक, अगला पॉइंट है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार आर्टिकल 30 में दिया गया है, या 30 क्लॉज 2 में दिया गया है। शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में दिया गया है। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में दिया गया है। अच्छा, हमें पढ़ने का तरीका, कहाँ बच्चे गलती करते हैं, जैसे हम इन विवादों में उलझे रहते हैं। अब आप देखिए, जैसे पीटी अगर आपको देना है, भारत सरकार का प्रकाशन भारत आता है। अब अल्पसंख्यक मामले पर इतना डिबेट है, तो याद मान लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एग्जाम में कुछ नहीं पूछने जा रहा है। अब मैं बता देता हूँ, आपके संतोष है कि आप कहेंगे नहीं करंट अफेयर नहीं बताया, और नए एग्जामिनर सारे डिस्प्यूट एग्जामिनर या तो यहाँ कोई आर्टिकल से पूछ लेगा कि अनुच्छेद 30 में क्या बेसिक बात है, अब 2-3 पॉइंट क्या है, या तो कहाँ पूछेगा अल्पसंख्यक मंत्रालय, वो सीधा कहाँ चला जाएगा। आप, ये यूपीएससी का अप्रोच होता है। मैं बार बार कहता हूँ, बच्चे बड़ी सारी काम चीज छोड़ के आगे बढ़ते हैं। मैं इतनी काम चीज आपको बता दूंगा कि एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, एनसीईआरटी एक बार पढ़िए, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार उसके पढ़िए, नया नया इंसाइट आता रहेगा। जैसे जिसको यार पीटी देना है, और भारत क्या करते हैं, हम गड़बड़ी क्या करते हैं, लास्ट में भारत का सारांश पढ़ लेते हैं, कुछ उससे नहीं होने वाला है। इंडिया का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रकाशन जो हर साल आता है, फरवरी मार्च तक आ जाएगा। अब उसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय देख लीजिए, क्या अल्पसंख्यक मंत्रालय क्या काम करता है, और पीटी में पूछा गया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यक मंत्रालय कौन कौन से कार्यक्रम बढ़ाए, ये पीटी का सवाल है, उसका रेफरेंस है भारत। ये हम नहीं पढ़ते, क्योंकि इसमें विवाद आता नहीं, मजा नहीं आता कुछ। देखिए गड़बड़ी है, जहां कोई करंट अफेयर का विषय है तुरंत रेफरेंस दीजिए, यार अल्पसंख्यक मंत्रालय ऐसा क्या करता है, क्या फायदा होता है अल्पसंख्यकों से। उसका उत्तर भारत सरकार के प्रकाशन, और भारत सरकार का प्रकाशन है भारत यूपीएससी की एथेंटिक टेस्ट है। टेक्स्ट का मतलब है जिस बुक से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वहां से देता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एथेंटिक वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एथेंटिक वेबसाइट, मान लो कोई काम आ रहा है, एथेंटिक वेबसाइट से देख ले कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ।
ये सोर्स के तरीके हैं, क्योंकि जो भी एग्जामिनर आपका सोर्स लेता है एनसीईआरटी है, भारत है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ अथेंटिक वेबसाइट्स हैं। वो भी क्या, जब करंट की बात आए तब। अब मान लिया हर मंत्रालय को नहीं देखना है, इसी रेफरेंस, अच्छा इसको विस्तार करना है क्या, क्या अल्पसंख्यक के फायदे होते हैं, केवल एक मंत्रालय को जाके देख लीजिए। महिला आरक्षण हुआ, अच्छा महिला बाल विकास विभाग क्या करता है। तो आपको ये जिज्ञासा स्टूडेंट ग्रुप में इतना ही काम रेफरेंस का होता है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। पीटीकल बड़ा रामबाण है वो। जैसे आप एक बार एग्जाम में पूछा गया एमपीएलडी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, सीधे भारत में लिखा गया है। आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि नहीं कि मेंबर आप लोग, आप यूपीएससी में, अच्छा ही बताइए, यूपीएससी में पीटी के जितने सवाल हैं उसमें कोई सवाल विवादास्पद आया कभी? हमारे सवाल क्या होते हैं? ये तो आप कब ध्यान देंगे, मेरी बात अगर गलत हो तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। आप देखिए ये तरीका, क्योंकि एनर्जी आपके पास सीमित है, समय सीमित है, तो भटकने मत दीजिए ऐसी बातों पे। देखिए जहाँ हमारे पास काम का विषय है ये देख लीजिए। तो एक बार आप पेपर आप देख लीजिए, मैं दिखा भी दूंगा, खुद आप उसके तय कर लीजिए। अब अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिबेट बता दें इसी बहाने, अल्पसंख्यकों के शिक्षा और अल्पसंख्यकों के शिक्षा के अधिकार को ही बता दें। अब बात बड़ी सिंपल सी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो डिबेट है वो सैद्धांतिक रूप में पहले से तय है उसका, लेकिन अब उच्चतम न्यायालय किधर निर्णय देगा इसमें थोड़ा सा असमंजस की बात है। लेकिन अगर यकीन मानिए, अब इसमें निर्णय तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ऐसा मत है, उच्चतम न्यायालय अलीगढ़ को मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाने के फेवर में जाने की संभावना ज्यादा है। मैंने कहा संभावना ज्यादा है, मैं तो ऐसा हूं नहीं वहां पे कि बता दूंगा क्यों ऐसा है, इसके कारण है। तो आपको डिबेट बता दें, अगर मान लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिबेट को हम देखें और इसी के साथ हम आर्टिकल 30 जोड़ दें, हम आर्टिकल 30 कॉन्टेक्स्ट में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिबेट को देख पाएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर क्या हो, एएमयू का कैरेक्टर क्या हो, अब इसके लिए फिर आर्टिकल 30 पे जाना पड़ेगा। आर्टिकल 30 पे जाना पड़ेगा तो आर्टिकल 30 केवल ये कहता है कि हमारे यहाँ, आर्टिकल 30 बस ये बात कह देता है कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब है धार्मिक और भाषाई, धार्मिक और भाषाई। अब धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के मामले में भी बड़ा डिबेट उत्पन्न हो गया। अब सवाल है कि इसमें कैसे हम पता करें कौन धार्मिक है कौन भाषाई है, और दूसरी बात अखिल भारतीय रूप में पता करें, राज्य के रूप में पता करें, कितने परसेंटेज है। जब हम कहते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यक होगा या भाषाई अल्पसंख्यक होगा, तो जो सवाल निरुत्तर रह गया वो पहला कि ये अल्पसंख्यक पूरे भारत के स्तर पर होगा या इसका निर्धारण राज्यवार होगा, स्टेट वाइज होगा। अगर अल्पसंख्यक का निर्धारण पूरे भारत के अनुसार किया जाए तो कई ऐसे राज्य हैं, अगर अल्पसंख्यक का निर्धारण भारत के हिसाब से किया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू धर्मावलंबी बहुमत में आएंगे और बाकी धर्मावलंबी अल्पमत में आएंगे। अगर अल्पसंख्यक का निर्धारण धार्मिक आधार पर राज्य के अनुसार किया जाए, अगर राज्य के अनुसार किया जाए तो जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, पुडुचेरी पंजाब, और इन इन राज्यों में क्या हो जाएगा, राज्य के स्तर पर हिंदू धर्मावलंबी अल्पमत में आ जाएंगे। अगर हम धार्मिक अल्पसंख्यक की बात राज्य के हिसाब से लेते हैं तो समीकरण लगा जाएगा, यहाँ पे हिंदू धर्मावलंबी यहाँ अल्पसंख्यक आ जाएंगे। अगर हम अखिल भारतीय रूप में ले रहे हैं तो हिंदू हर जगह बहुमत में होगा, अखिल भारतीय जनसंख्या हिंदू की बहुमत में है। तो अल्पसंख्यक किस आधार पर लिया जाए, तो ऐसा कहा जाता है कि अभी हमारे यहाँ जो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान की जा रही है वह अखिल भारतीय स्तर पर है, क्योंकि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कमीशन बना, अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बना, अल्पसंख्यक का उसी के हिसाब से हमारे यहाँ अल्पसंख्यक आयोग बना। तो अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के हिसाब से माइनॉरिटी, ये पार्लियामेंट का लॉ है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कमीशन एक्ट,
अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम जो 1992 में बना, उसमें ये बात लिखी गई है कौन से लोग अल्पसंख्यक हैं? मुस्लिम, सिख, जैन। जैन को बाद में जोड़ा गया, जब अधिनियम था तब तो उस समय जैन समुदाय के लोग नहीं थे, लेकिन फिलहाल जैन समुदाय के लोग हैं। तो मुस्लिम, सिख, जैन, उसके बाद बौद्ध, पारसी, ईसाई। अगर अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, तो स्वाभाविक रूप में हिंदू के अलावा सारे धर्मावलंबियों को कहाँ शामिल किया गया है? अल्पसंख्यक। और ये पिक्चर अखिल भारतीय है, यानी हमारे यहाँ राज्य के हिसाब से अल्पसंख्यक तय नहीं किया गया है। और ये स्वाभाविक तौर पर संविधान ने तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन तय किसने किया है? सरकार ने तय कर लिया कि भाई अल्पसंख्यक ये है। लेकिन जब आप भाषा के आधार पर देखेंगे तो भाषाई अल्पसंख्यक राज्य के आधार पर तय किए गए हैं। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे ठीक है धार्मिक अल्पसंख्यक, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक का नाम लिख दिया गया है या कोई आधार बनाया गया है कि जनसंख्या कितनी होगी? यानी कई बार अल्पसंख्यक का मतलब कितना होता है? 50% से 49% भी अल्पसंख्यक है, 40 भी है, 30 भी है, 10 भी है, 20 भी है। अब मान ली पारसियों की आबादी बहुत कम है, अब पारसियों की आबादी की तुलना में मुस्लिम की आबादी बहुत ज्यादा है, तो क्या आबादी की तुलना में अल्पसंख्यक तय किया जाए पहला, या पारसियों की तुलना आबादी कम है लेकिन आर्थिक रूप में इनकी स्थिति बहुत समृद्ध है, मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, आर्थिक रूप में स्थिति खराब है, अल्पसंख्यक कैसे तय किया जाए? संख्या के आधार पर यह तय नहीं है, मानक तय नहीं है, न मानक किसी अधिनियम में है न संविधान में है। मानक उच्चतम न्यायालय ने भी नहीं बताया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के सबसे लैंडमार्क केस है, 11 न्यायाधीशों के बेंच का डिसीजन है। केसेस तो बड़े सारे आए, लेकिन जो सबसे बड़ी बेंच का है, सबसे लेटेस्ट है, वही अपने आप में महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारतीवाद के बाद एकमात्र ऐसा निर्णय है जो 11 जजेस बेंच के द्वारा आया है, और वो है टीएमए पाई फाउंडेशन वाद। टीएमए पाई बहुत इसका महत्व सोचिए, एक ही निर्णय 9 न्यायाधीशों के बेंच कई डिसीजन है, 11 न्यायाधीश के बेंच का डिसीजन तो केशवानंद भारती के बाद एक ही है, टीएमए पाई फाउंडेशन वाद। टीएमए पाई फाउंडेशन वाद में भी ये नहीं तय किया गया कि आखिर में अल्पसंख्यक कौन होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा। टीएमए पाई फाउंडेशन वाद में बात नहीं कही गई, लेकिन टीएमए पाई फाउंडेशन वाद में एक बात कही गई, टीएमए पाई फाउंडेशन केस में बात कही गई कि भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के स्तर पर किया जाए। भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के स्तर पर किया जाए, इसका मतलब है, तर्क पूछा गया न्यायालय से क्यों, तो न्यायालय ने कहा कि भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण इसलिए स्टेट लेवल पे होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ 1956 में राज्य का पुनर्गठन मूलतः भाषाई आधार पर हुआ है। राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ, इसलिए निर्धारण कैसा होना चाहिए? भाषाई आधार पर निर्धारण होना चाहिए, भाषाई आधार पर। लेकिन अब सवाल ये बैठ जाता है कि अगर राज्य के स्तर पर, इसका मतलब है कि हो सकता है हिंदी भाषी तमिलनाडु में अल्पसंख्यक हो, अगर राज्य के आधार पर देखा जाए, हिंदी भाषी पंजाब में अल्पसंख्यक होगा, तो राज्य के स्तर पर देखा जाए तो अल्पसंख्यक का निर्धारण भाषा के आधार पर देखा जाए तो अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य के हिसाब से हो रहा है, और धर्म के हिसाब से देखा जाए तो अल्पसंख्यक का निर्धारण कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कर्नाटक में मराठी भाषी अल्पसंख्यक हैं, राज्य के स्तर पर ही, पंजाब में हिंदी भाषी अल्पसंख्यक हैं, और महाराष्ट्र में कन्नड़ी अल्पसंख्यक हैं, तमिलनाडु में कन्नड़ी अल्पसंख्यक है। तो इस तरीके से भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण कर लिया गया, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक का निर्माण किया गया। अभी उच्चतम न्यायालय में जो याचिका पड़ी हुई है उसमें यह तर्क दिया गया है कि अगर राज्य में अल्पसंख्यकों का निर्धारण भाषाई आधार पर किया जा रहा है, और ये टीएमए पाई फाउंडेशन वाद के आधार पर किया गया, लेकिन टीएमए पाई फाउंडेशन वाद में यहाँ स्पष्ट नहीं किया कि भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक तय किया जाए, संख्या कितनी हो, 2% हो, 4% हो, संख्या का मतलब क्या है ये नहीं बताया गया।
संख्या बताई नहीं कि बस ये कह दिया अल्पसंख्यक होगा। तो लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे यहाँ भाषाई आधार पे है वैसे धार्मिक अल्पसंख्यक कैसे हो जाए, राज्य के आधार पे। धार्मिक अल्पसंख्यकों का निर्धारण भी राज्य के आधार पे किया जाए, ऐसा मांग किया गया है। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा फिर ऐसे बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति मिलती है, लोन मिलती है। अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। अब इसमें जब परिभाषित न होने की समस्या स्वाभाविक सी है। भाई जैन समुदाय के लोगों की स्थिति मुस्लिम समुदाय जैसी नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक फंडिंग का फायदा सभी को मिल रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि जब उच्चतम न्यायालय में सामने आया तो उच्चतम न्यायालय ने कहा सब राज्य अपने अपने प्रस्ताव भेजे। राज्य का इसमें मत क्या है, तो राज्यों के मत अपने आप में अलग अलग थे। किसी राज्य ने कहा कि नहीं ये जैसा है वैसा बनना चाहिए, किसी राज्य ने कहा चेंज होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में एक अलग अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, यानी माइग्रेंट माइनॉरिटी। और उच्चतम न्यायालय ने खींचते हुए कहा कि ऐसा न किया जाए कि जनपद के आधार पर ही अल्पसंख्यक तय कर लिए जाए। सबसे अच्छा तरीका क्या है, जनपद के आधार पर तय कर लो। इसका मतलब है, आप याद रखिए, जो लोग भी कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य के हिसाब से किया जाए, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि भाई ऐसा नहीं। देखिए पूरे हिंदुस्तान में सांसद सांसद में धर्मावलंबी ज्यादा हिंदू मत के लोग हैं। तो पूरे देश में तो जो लॉ बनाने की संस्था है वहां तो ऐसा अल्पसंख्यकों को डोमिनेंस थोड़े है। और अगर किसी छोटे मोटे राज्यों में अल्पसंख्यकों को डोमिनेंस हो जा रहा है तो उससे कहीं भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वास्तविकता ही भारत का संविधान यही तो मानता है, कंपोजिट कल्चर, बहुसंस्कृतिवाद, अल्पसंख्यकों को स्वायत्ता। अब कई बार ऐसे पॉलिटिकल मामला उठने से ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, ऐसा लोगों को आभास होता है। हो न हो एक अलग बात है, संकेत ऐसा जाता है। तो मुझे लगता है कि सारे पॉलिटिकल इशू हैं जिनको बहुत उठाने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई सामाजिक कल्याण तो हर व्यक्ति का होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं पॉलिटिक्स का नजारा अलग होता है। पॉलिटिक्स डिवीजन में विश्वास रखती है, कहीं कोई जाति पे डिवीजन कर रहा है, कहीं कोई धर्म में डिवीजन कर रहा है, तो पॉलिटिक्स नजरिया अलग किस्म का आता है। लेकिन अब सवाल है इससे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कैसे जुड़ा हुआ है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा ये नहीं है कि वो अल्पसंख्यक है या नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा ये है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का मतलब क्या है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कैसे जुड़ा हुआ है। पहला कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था किसे कहा जाए, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन है। अब देखिए संविधान में तो परिभाषित नहीं है। संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया, दो प्रकार बता दिए गए। अब अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कौन होगी, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा होगा। इसके उत्तर के लिए फिर टीएमए पाई फाउंडेशन की बात आएगी। अब टीएमए पाई फाउंडेशन ने बात कही टीएमए पाई फाउंडेशन वाद 2003। टीएमए पाई फाउंडेशन वाद में बात कही गई कि जो शैक्षणिक संस्थाएं अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित है वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं होंगी। यानी इस्टेब्लिशमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का मतलब ये नहीं कौन लोग वहां पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि मेजोरिटी में लोग वहां हिंदू पढ़ रहे हो, लेकिन अगर मुस्लिम के द्वारा स्थापित संस्था है तो क्या कहलाएगी, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब मैंने बता दिया। अल्पसंख्यक ऐप तो भी बना हुआ कि अल्पसंख्यक लोग हैं। तो जो मुस्लिम समुदाय, ईसाई, यानी अल्पसंख्यक कौन होंगे, जो हमारे ऐप हमने बता दिया अल्पसंख्यक कौन है। तो जो मुस्लिम के द्वारा, ईसाई के द्वारा, जो भी बौद्ध के द्वारा, सिख के द्वारा, जैन के द्वारा जो धार्मिक, जो शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित होगी वो अल्पसंख्यक होगी। इसका सीधा मतलब है। तो आप कहेंगे सर ये तो भेदभाव है, बहुसंख्यकों के लिए क्या कोई से अधिकार नहीं है। बहुसंख्यकों के लिए भी अधिकार है भाई। व्यवसाय का अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। हमारे यहाँ किसी को भी शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, क्योंकि व्यवसाय का अधिकार, आजीविका का अधिकार सभी को प्राप्त है। तो कोई ये तर्क न दे कि अगर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित कर रहे हैं
तो स्वाभाविक रूप से उनका आजीविका प्रभावित हो रही है। अब सवाल ये है, अगर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था उसमें पढ़ने वालों पर नहीं, किस पे तय होगी? स्थापित करने वालों पर। और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का मतलब है केवल धर्म और कल्चर संबंधित नहीं, विज्ञान, मेडिकल साइंस, सभी क्षेत्र में संस्थाएं स्थापित हो सकती हैं। मेरे अल्पसंख्यक का ये मतलब ना देखा जाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 29 में किसकी बात की गई है? भाषा, लिपि, संस्कृति। तो भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा के लिए ही हम शैक्षणिक संस्था बनाएंगे। अल्पसंख्यक समुदाय केवल भाषा, लिपि, संस्कृत की रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्था बनाएंगे, या मेडिकल और विज्ञान की पढ़ाई के लिए भी? मेडिकल, विज्ञान तो सब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आएगा। अब सवाल है, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की किसने? तो आप याद रखिए, हम आगे चल के बताएंगे संविधान पढ़ा कैसे जाए। इसका उत्तर केशवन भारतीवाद में आता है। जब संविधान संशोधन की बात करेंगे तो संविधान हम पढ़ें कैसे, ये भी मुद्दा आता है। संविधान को देखा कैसे जाए? तो आप जानते हैं किसी घटना को दो तरीके से देखा जा सकता है। अगर आप देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कैसे हुई, तो इसका तकनीकी पहलू ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुई। अंग्रेजी सरकार ने एक एक्ट के अंतर्गत किया, ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम के अंतर्गत किया, जिसे आजादी के बाद संसद ने आगे बढ़ा दिया। यानी अगर पहले देखा जाए अंग्रेजों के समय 1920 में, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना बाकायदा ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा की गई, विधि के द्वारा की गई। ये बाकायदा विधि के द्वारा की गई है, और बाद में इसके लिए संसदीय विधि, संविधान लागू होने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए उसी बात को पार्लियामेंट्री एक्ट में चेंज कर दिया गया। इसे टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा नहीं पा सकेगी। और इसी टेक्निकल ग्राउंड को लेकर आप देखेंगे कि मामला ये अभी का मामला नहीं है। इसी टेक्निकल ग्राउंड को लेकर 1967 में अजीज बादशाह केस में 1967 में अजीज बादशाह केस में उच्चतम न्यायालय ने कह दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुस्लिम के द्वारा स्थापित नहीं है, ये तो सेंट्रल लॉ के द्वारा स्थापित है। और अभी उच्चतम न्यायालय में बड़ी बहस हो रही थी, तो बाकायदा सरकारी वकील ने कहा कि नहीं, ये संस्था तो बाकायदा एक राष्ट्रीय महत्व के रूप में स्थापित है। और 1967 में अजीज बादशाह केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था नहीं है। और उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर भी शायद कह दिया होगा, क्योंकि अब कभी देखेंगे भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में जहां बीएचयू का उल्लेख है, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय है, जहां जेएनयू है, वहां लिखा गया इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। शिक्षा हमारे यहाँ समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन कई ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जिनको राष्ट्रीय महत्व के रूप में उल्लिखित किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में बताया गया है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वो 7वीं अनुसूची में है। तो जो 7वीं अनुसूची में जो शैक्षणिक संस्था है और जो संसदीय विधि के द्वारा बनी हुई है, तो वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कैसे हो सकती है? इस बात पे विवाद आ गया। लेकिन अगर आप देखेंगे, अब एक मामला अभी और आया कि जब कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होती है तो उसका प्रशासन अल्पसंख्यकों के द्वारा होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासकों की जो पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटर की टीम है, उसमें बहुमत हिंदू धर्मावलंबी है, मुस्लिम नहीं है। इस आधार पर भी सरकार ने कहा कि नहीं, ये माइनॉरिटी स्टेटस को नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इस घटना की व्याख्या तथ्य के बजाय थोड़ा हिस्टोरिकल जाकर करिए, तो कहा जाता है बड़े अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना मूल इस व्यक्ति अहमद खान, और आप याद रखिए अहमद खान मुस्लिम समाज के राजा राम मोहन राय थे। दुर्भाग्य का विषय यह था कि हमारे यहाँ समाज सुधारक जब आते हैं, समाज की भलाई की बात करते हैं, उनके लोग नहीं सुनते। जो लोग बिला वजह का हंगामा करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, उनकी बात लोग सुन लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन अगर रखा जाए, बीज रखा था, यानी जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखी थी, वो मूलतः अहमद खान के द्वारा थी। सर सैयद अहमद खान ही तो उसके, यानी जो मोहम्मदन
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, और यहाँ इस संदर्भ में अहमद खान के विचार को जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब हम अहमद अहमद खान की बात करते हैं तो मुस्लिम समाज के राजा राम मोहन राय थे। आप देखिए वो लगातार कहते थे वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उनकी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था वो भी था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। बाद में अंग्रेजों ने क्या बना दिया, उसी को बड़ी संस्था बना दी। अब भाई क्योंकि एक व्यक्ति के पास उतना पैसा कहाँ से होगा। अब ऐसा थोड़ी था कि अहमद खान के पास बड़े पैसे थे, तो एक व्यक्ति थे, सामाजिक सुधारक थे, समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन आप देखेंगे उनके जीवन में कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। लोगों ने कहा था कि भाई ये तो छुपे हुए ईसाई हैं, ये ईसाइयों के एजेंट हैं। तो कट्टरपंथियों ने कभी अहमद खान को मान्यता दी नहीं। और एक बड़ा विचार ये है कि फिर इसमें संदर्भ की बात की जाए तो जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई वो मूलतः जिस व्यक्ति ने स्थापित किया था कौन था, अल्पसंख्यक था। इस आधार पे अब आप टेक्निकल ग्राउंड पे जाएंगे तब उसे कह देंगे नहीं ये स्थापित नहीं थी। और दूसरी बात है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों स्थापित, और सवाल ये है कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का है। तो सवाल ये है राष्ट्रवाद का क्षेत्रवाद के साथ कोई विरोधाभास थोड़ी है। अब जब सोच के देखिए अगर अल्पसंख्यक का उत्थान हुआ तो राष्ट्र का उत्थान नहीं होगा। और दूसरी बात आप देख लीजिए फिर आधार क्या बनता है कि भाई अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक नहीं होगी तो इसका फायदा क्या होगा। अगर ये संस्था अल्पसंख्यक नहीं होगी तो बाद में क्या किया गया, आप कहेंगे जब उच्चतम न्यायालय ने डिसीजन दे दिया तो फिर इसमें फिर मामला खत्म हो गया, फिर दोबारा क्यों आ रहा है। जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी होता है, उच्चतम न्यायालय सलाह नहीं देता, सीधा आदेश देता है। उच्चतम न्यायालय ने जब डिसीजन दे ही दिया तो दोबारा आने की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि 1981 में संसदीय अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। 1981 में अब ये देखिए ये पॉलिटिक्स का मामला बन गया, कांग्रेस की सरकार। और ये वास्तविकता है कि देखिए अब ये मामला बड़ा पॉलिटिकल बन गया। कांग्रेस ने कह दिया ये अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन है। इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदलने का हमारे पास एक तरीका है, संसद ने कहा कि भाई देखो ये अल्पसंख्यक संस्था है। तो सवाल ही है, अभी उच्चतम न्यायालय के सामने सवाल आया कि क्या कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था राष्ट्रीय महत्व की नहीं हो सकती, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तो बड़ा योगदान है। दूसरी बात, अब कई बार ऐसा तर्क दिया जाता है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज अल्पसंख्यक नहीं रहेगी तो उसमें सभी के लिए आरक्षण हो जाएगा, ओबीसी का आरक्षण हो जाएगा। क्योंकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के फायदे क्या है, फिर ये बता दें भाई कोई शैक्षणिक संस्था अल्पसंख्यक है या नहीं है, इसके फायदे क्या है। दूसरा महत्व भाई क्यों क्यों ऐसा होना चाहता है कि अल्पसंख्यक रहे न रहे। तो आप देखेंगे उसमें दूसरा मुद्दा ये है कि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के क्या लाभ है। तो मैंने आर्टिकल 30 में पहले मैंने बता दिया है कि इसको ग्रांट देने में सरकार कहीं कोई भेदभाव नहीं करेगी, ग्रांट तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के लाभ क्या है, उसके स्वाभाविक रूप में फायदे हैं कि पहला, इन्हें अपनी शैक्षणिक संस्था के प्रशासन का अधिकार है, इन्हें अपनी शैक्षणिक संस्था के एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार है। और ये बात फिर टीएमए पाई फाउंडेशन ने कही थी, और टीएमए पाई फाउंडेशन ने कहा अगर किसी शैक्षणिक संस्था को अपने प्रशासन का अधिकार होगा तो स्वाभाविक रूप में अपने समुदाय के व्यक्तियों को आरक्षण देने का भी अधिकार होगा। टीएमए पाई फाउंडेशन से पूछा गया कि आरक्षण कितना होगा। आप इसको देखिए, पहले टीएमए पाई फाउंडेशन के से पहले ये बार बार कहा गया था कि आरक्षण की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो पहले कह दिया गया था, सेंट स्टीफन केस आया था उसकी, अब तो क्योंकि छोटी जज का बेंच था और वो मामला पीछे हट गया, तो पहले कई बार कहा जाता था कि नहीं नहीं 50% होना चाहिए, बाकी अन्य लोगों का आरक्षण 50% कर दीजिए। लेकिन टीएमए पाई फाउंडेशन ने कहा कि नहीं, हम आरक्षण को 50% कोई सीमा निश्चित नहीं है, हम आरक्षण की मात्रा वो प्रशासन तय करेगा, वो इंस्टीट्यूशन तय करेगा। हम कैसे 50% तय कर दें। अगर हम आरक्षण की मात्रा 50% तय कर दे और शैक्षणिक संस्था वहां है जहां अल्पसंख्यक 80% है तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। अल्पसंख्यक आरक्षण कर दिया जाए 50%, जहां इंस्टीट्यूशन है वहां 10% लोग भी नहीं है, फिर ठीक ठीक नहीं है।
इसे परसेंटेज शैक्षणिक संस्था स्वयं तय करेगी। इसका मतलब है आर्टिकल 30 के हिसाब से और टीएमए पाई फाउंडेशन के हिसाब से शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना प्रबंध के अधिकार का मतलब क्या होता है, यानी किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट। तो प्रबंध का मतलब है कि फीस निर्धारित करना, प्रबंध का मतलब है कि प्रशासन करना, प्रबंध का मतलब है कि अपने समुदाय के छात्रों को आरक्षण देना, और प्रबंध का मतलब है अपने समुदाय के टीचर्स को इंस्टीट्यूशन में रखना भी, अपने समुदाय के शिक्षकों को अपने यानी समुदाय के शिक्षकों की नियुक्ति। ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को फायदे होते हैं बाकायदा, और अनुदान तो मिलता ही है, राज्य के द्वारा अनुदान बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। इसलिए अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज के डेट में अल्पसंख्यक है तो मुस्लिम छात्रों को यहाँ आरक्षण का फायदा मिलता है। अब सवाल ये है, अगर मुस्लिम छात्रों को आरक्षण का फायदा मिलता है तो हकीकत की बात है कि मुस्लिम छात्र अभी समाज में पिछड़े हैं, शिक्षा का स्तर बहुत कम है। ये बात सच्चर कमेटी ने भी कही है। और एक ही माध्यम तो है, सच मानिएगा, समाज में अगर आपको लगता है कि अज्ञानता तोड़नी है, राष्ट्रवाद बढ़ाना है, तो इसका माध्यम क्या है, सभी को शिक्षा दी जाए। अब और मान लीजिए कि अगर हम ये नहीं करें कि आप कहेंगे अच्छा अच्छा इसका मतलब है मैं पिछड़े वर्गों के आरक्षण का विरोधी हूँ, ऐसा नहीं है भाई। जितनी यूनिवर्सिटीज हैं भारत में, बाकी सब में पिछड़े वर्गों का आरक्षण मिल रहा है कि नहीं। अगर एक इंस्टीट्यूशन में यहाँ भी किसी को आरक्षण मिला हुआ है तब इसमें इतनी बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर सेंट स्टीफन कॉलेज में आरक्षण ईसाइयों को मिल रहा है, तो अगर एमयू में मुस्लिमों को भी आरक्षण मिल जाए तो कोई समस्या नहीं है। वैसे या तो आप आरक्षण किसी इंस्टीट्यूशन मत दीजिए, या तो आप ऐसा हटा ही दीजिए कि ठीक है हम कोई आरक्षण नहीं देंगे। जब एक समुदाय को ऐसा मिल सकता है, दूसरे समुदाय में इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। और कुल मिला के अब सवाल है कि एक और भी तरीका है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, बस रिजर्वेशन 100% हो जाएगा। तो मान लीजिए किसी समुदाय के कुछ प्रशासन के लोग आ जाते हैं। अच्छा, फीस के प्रबंध का मामला एएमयू में बहुत लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि राज्य के अंतर्गत की संस्था है, राज्य इसका पूरा प्रशासन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन तो राज्य कर रहा है, इसलिए फीस ऐसा नहीं है। क्योंकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं दो होती हैं, जो राज्य से वित्त प्राप्त करती हैं, दूसरी राज्य से वित्त प्राप्त नहीं करती। तो जो राज्य से वित्त प्राप्त करती है उसमें फीस का कंट्रोल होता है, जो राज्य से वित्त प्राप्त नहीं करते अपने हिसाब से फीस लेती है। इसलिए अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक बना दिया जाए तो मामला अल्पसंख्यकों के थोड़ा सा घाटे में जाएगा, क्योंकि उनको थोड़ा जो रिजर्वेशन को मिल रहा है वो मामला पीछे जाएगा। लेकिन फिर आप कहेंगे कि कुल मिला के झगड़ा केवल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है या मामला कुछ और भी है। कई बार अब देखिएगा वैचारिक मामला है। वैचारिक मामला ये है, देखिए हमारे यहाँ सारे विश्वविद्यालय राजनीति के केंद्र बन गए। दुर्भाग्य का विषय है कि जेएनयू लेफ्ट का अड्डा बन गया। और वैसे ही देखिए मूल रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवाद आया क्यों? विवाद इसलिए आया कि बाकी दलों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपने राजनीति की प्रयोगशाला बना ली, अल्पसंख्यक खोज करने के लिए, अल्पसंख्यक को डराने के लिए। इसलिए आप देखेंगे जेएनयू लेफ्ट की प्रयोगशाला बन गया, जबकि विश्वविद्यालयों को ऐसे वैचारिक आधार पर बंटने की आवश्यकता नहीं है। तो कई बार जिसकी अपोजिट विचारधारा क्या मानती है कि नहीं, इसका हम अल्पसंख्यक करेक्टर ही खत्म करेंगे, जिससे ये विचारधारा का मामला बने ही न। तो वास्तविकता यह है कि जितने विपक्षी दल के लोग थे, और कई बार तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की फोटो भी रखी गई। अब जिन्ना की फोटो रखने क्या मतलब है? जिन्ना ने कोई हमारे लिए कोई ऐसा उपकार वाला काम तो किया नहीं है। ये सारे विवादास्पद हैं, जो मामला वैचारिक बन गया है। इसे मामला टेक्निकल नहीं है। मामला कैसा है? मूल झगड़ा कहाँ पे है? राजनीतिक। मूल झगड़ा राजनीतिक है, क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा कह रही है कि अलगाववाद का केंद्र बन रहा है। बाकी विचारधारा क्या कह रही है कि ये बाकायदा ये कट्टरवाद का विरोध का सेंटर बनेगा, दक्षिणपंथ का विरोध करने का सेंटर बनेगा, बीजेपी का विरोध का सेंटर बनेगा। बीजेपी कांग्रेस एक जगह है और छात्रों का हित दूसरी जगह। तो मामला पॉलिटिकल बन गया है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है, और विवाद तो इसी मुद्दों को लेकर है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूरा डिस्प्यूट है कि किसी भी शैक्षणिक संस्था के स्थापना प्रबंध के अधिकार में होता क्या है और कहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप होता है। जैसे कि अब कोई भी शैक्षणिक संस्था हो, चाहे अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को यूजीसी सीबीएसई के निर्देश मानने पड़ेंगे।
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सीबीएसई यूजीसी के निर्देश कहाँ मानने पड़ेंगे? जैसे किसी प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट करना हो तो आप अपने समुदाय से कर सकते हैं, लेकिन उसकी मानक होना चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एकेडमिक सेशन में राज्य के निर्देश को आप मानेंगे? राज्य के निर्देश को एकेडमिक सेशन में, सत्र के निर्धारण में, शिक्षकों की योग्यता में, यहाँ आपको राज्य का निर्देश मानना पड़ेगा, चाहे वो संख्या अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। बाकी लोगों के बारे में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की अपनी आजादी है। बस निष्कर्ष ये है कि मुस्लिम छात्रों के लिए हायर एजुकेशन के सेंटर बहुत कम है, जिसमें अलीगढ़ एक है। तो अगर वहां उनको आरक्षण दिया जा रहा है, कुल मिला के इतने घाटे वाली बात नहीं है। इसका स्टेटस अगर ऐसा बरकरार रहता है, कोई समस्या नहीं है। भाई भारत में और इंस्टीट्यूशन बन जाए, नई नई विश्वविद्यालय बढ़ जाए, तो कुल मिलाकर झगड़ा क्या है? पॉलिटिकल। ये अनुच्छेद 30। अब टीएमए पाई फाउंडेशन वाद आपके नोट्स में है, आपका है तो लिखवाने की आवश्यकता है। किसी बच्चे ने बहुत विस्तार से सवाल पूछा है। संविधान के अनुच्छेद 27 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सुन लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 27 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर बता दीजिए। 27 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए कोई कर या शुल्क देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। क्या है? किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या, ठीक है, यदि भारत में एकत्र किए गए किसी भी कर का उपयोग किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय के प्रचार रख रखाव के लिए किया जाता है तो अनुच्छेद का उल्लंघन होगा। सही है गलत? सही है, दोनों सही है। अब बताइए, अब आपको ये अल्पसंख्यक अधिकार लिखवाना है आपको? लिखवाना, थोड़ा लिख लीजिए। अच्छा आज, अब तो इसी कैसे राज्य में आरक्षण का आधार भाषा या धर्म और अखिल भारतीय स्तर पर धर्म होगा? हाँ, राज्य में आरक्षण का आधार नहीं है। राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक होता है और पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक। यानी राज्य में क्या होगा? भाषाई अल्पसंख्यक। पूरे हिंदुस्तान में क्या होगा? धार्मिक अल्पसंख्यक। और उसमें दो तीन बातें आप लिख लो। उच्चतम न्यायालय के द्वारा पॉइंट्स ही है। अब अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कुछ लिखना है, उसके बाद फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा अल्पसंख्यक उच्चतम न्यायालय के द्वारा अल्पसंख्यक अधिकारों अल्पसंख्यक अधिकारों का टीएमए पाई फाउंडेशन वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अल्पसंख्यक अधिकारों का टीएमए पाई फाउंडेशन वाद में 11 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा 11 न्यायाधीशों के बेंच के द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया। 11 न्यायाधीशों के बेंच के द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया। पूर्ण समर्थन किया गया। यद्यपि यद्यपि इस निर्णय के बाद भी यद्यपि इस निर्णय के बाद भी जो समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, इस निर्णय के बाद भी जो समस्याएं भी बनी हुई हैं, उसमें पॉइंट नंबर 1, जो समस्याओं से बनी हुई है उससे पॉइंट नंबर 1, अल्पसंख्यकों
अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने का अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने का अभी तक अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने का अभी तक भारत में कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने का भारत में अभी तक कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। दूसरा पॉइंट, वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। और दूसरा पॉइंट, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक अखिल भारतीय रूप में अल्पसंख्यक अखिल भारतीय रूप में धार्मिक रूप में पहचाने जाते हैं। अल्पसंख्यक अखिल भारतीय रूप में धार्मिक रूप में पहचाने जाते हैं। अल्पसंख्यक अखिल भारतीय रूप में धार्मिक रूप में पहचाने जाते हैं, जबकि भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य के स्तर पर मान्यता दी जाती है। जबकि भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य के स्तर पर मान्यता दी जाती है। भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य के स्तर पर मान्यता दी जाती है। अगले पैराग्राफ से, तो ये सारा डिस्प्यूट वही बना हुआ है कि अल्पसंख्यक क्या है, ये हमारे यहाँ तय नहीं है। बात देखिए, अल्पसंख्यक के बारे में मामला वही लिखवा रहे हैं जो टीएमए पाल फाउंडेशन बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नोट्स में लिखा भी है। बस हमने थोड़ा लिखाने का तरीका चेंज कर दिया, क्योंकि एक ही बात हो गई तो लिखाने के तरीके में थोड़ा चेंज आएगा। आगे फिर लिख लीजिए अगले पैराग्राफ से। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का आशय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का आशय वे शैक्षणिक संस्थाएं हैं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का से वे शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा की गई है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का से वे शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा की गई है। जिनकी स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा की गई है। इसी संबंध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विवाद बना हुआ है। इसी संबंध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विवाद कायम है। क्योंकि यह विश्वविद्यालय संसदीय विधि के द्वारा निर्मित है। क्योंकि यह विश्वविद्यालय संसदीय विधि के द्वारा निर्मित है। संसदीय विधि के द्वारा निर्मित है। परंतु यह भी तर्क दिया जाता है अब देखिए, अब इसी बात पे मामला फंस गया। अब न तो हमारे यहाँ
अल्पसंख्यक परिभाषित है, नहीं परिभाषित है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कौन है, ये सब परिभाषित किया है टीएमए फाउंडेशन वाद में। अब उच्चतम न्यायालय कह रही है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कौन है, जो अल्पसंख्यकों ने बनाया है। उस हिसाब से फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला फंस गया, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायपालिका ने जो कहा है कि अल्पसंख्यकों ने जो बनाया, अगर वो है तो टेक्निकली तो अल्पसंख्यक को नहीं बनाया है। अब देखिए यही बात है, अभी तो कुल मिलाकर उच्चतम न्यायालय पे निर्भर करता है कि शब्द पढ़ा जाए, यानी संविधान की विधि की व्याख्या करते समय क्या पढ़ा जाए, शब्द पढ़ा जाए, इसका संदर्भ पढ़ा जाए, ये विवाद का विषय रहता है। कि आखिर पढ़ा क्या जाए, शब्द हम पढ़े या संदर्भ पढ़े। तो कई बार कहा जाता है कि फिर संदर्भ के हिसाब से पढ़ेंगे, तो संदर्भ का मतलब इतिहास क्या है, उसका भूगोल क्या है, उसका पढ़ने वाले कैरेक्टर क्या है, इस सारे क्राइटेरिया को लेकर तो ऐसा लगेगा अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय है। केवल स्थापना को लेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो अल्पसंख्यक नहीं है। तो फिर यही मामला टकरा गया। इसका मतलब है अल्पसंख्यकों की परिभाषा हमारे यहाँ स्पष्ट रूप में नहीं हो पा रही है। ये बात तो इसी बात से जुड़ रहा है, आगे लिख लीजिए। और पहली बार उच्चतम न्यायालय के समक्ष, या परंतु यह तर्क दिया जाता है कि विश्वविद्यालय ऐतिहासिक रूप में अल्पसंख्यक द्वारा ही स्थापित है। परंतु यह तर्क दिया जाता है कि विश्वविद्यालय ऐतिहासिक रूप में अल्पसंख्यक द्वारा ही स्थापित है। विश्वविद्यालय ऐतिहासिक रूप में अल्पसंख्यक के द्वारा ही स्थापित है। अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित है, यह भी मुद्दा उल्लेख, यह भी पहली बार देखा जा रहा है, यह भी पहली बार देखा जा रहा है कि क्या कोई राष्ट्रीय महत्व की संस्था को भी, यह भी पहली बार देखी जा रहा है यह भी पहली बार देखा जा रहा है कि क्या किसी राष्ट्रीय महत्व की संस्था को भी अल्पसंख्यक संस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्या किसी राष्ट्रीय महत्व की संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये तो उच्चतम न्यायालय तय करेगा, जो पिछली बार मैंने बता दिया था, सारे विविध मुद्दे किस तरीके से संशोधन हुआ, क्या आर्गुमेंट है। और आप याद रखिए, किसी संस्था को पैसा मिल रहा है, इसके आधार पर वो अल्पसंख्यक के दायरे से बाहर नहीं होगी। आर्टिकल 30 में लिखा गया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये तो बात तो स्पष्ट है कि उसको आर्थिक सहायता मिलेगी, लेकिन अल्पसंख्यक अधिकार निरपेक्ष अधिकार तो नहीं है, बाकी जैसे अधिकार है ये भी प्रतिबंध है। इसका मतलब राज्य का नियंत्रण इस पर बना रहेगा। आगे लिख लीजिए। राज्य के द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय को दिल्ली विश्वविद्यालय की तुलना में दोगुनी आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य के द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय को दिल्ली विश्वविद्यालय की तुलना में दोगुनी आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन आर्थिक सहायता पाने के कारण किसी भी संस्था को अल्पसंख्यक के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता। आर्थिक सहायता पाने के कारण किसी भी संस्था को अल्पसंख्यक के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता।
क्योंकि अनुच्छेद 30 में ये उल्लिखित है, 30 के क्लॉज 2 में, अनुच्छेद 30 के खंड 2 में उल्लिखित है कि राज्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा, परंतु अल्पसंख्यकों के अधिकार भी निरपेक्ष नहीं है। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इन संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण भी रहेगा। लेकिन इन्हें प्रशासन और प्रबंध अंडरलाइन, लेकिन इन्हें प्रशासन और प्रबंध में स्वायत्ता प्राप्त होगी। रहेगी। इसका मतलब है, आपको फिर दिला दे, इसका सीधा अगर व्यवहारिक मतलब देखा जाए तो राज्य ये नहीं कहेगा आप किस भाषा में शिक्षा दीजिए, ये नहीं कर सकता। इसलिए हमारे आर्टिकल 30 है, तो आप देखेंगे कि दिल्ली में कई ऐसे स्कूल हैं जहां गुजराती में, तमिल में, कन्नड़ी में शिक्षा दी जाती है। कई ऐसे स्कूल हैं जहां की यानी वो अपनी भाषा में शिक्षा देते हैं, लेकिन ये उनकी स्वायत्ता है। अल्पसंख्यक को कितना एडमिशन करें वो इनकी स्वायत्ता है, क्योंकि भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब है महाराष्ट्र में कन्नड़ी अल्पसंख्यक होगा और कर्नाटका में मराठी। तो कर्नाटका में कोई मराठी भाषा का स्कूल चलाया जा सकता है, उसको पूरा स्वायत्ता होगी, क्या पढ़ाए ये स्वायत्ता है। प्रबंध का मतलब है कितना फीस ले, ये भी स्वायत्ता है। यानी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था दो प्रकार की है, एक तो राज्य की, एक तो सेंट स्टीफन है जो बाकायदा राज्य के अंतर्गत ही आता है। दूसरा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है, राज्य के अंतर्गत का मतलब है बाकायदा राज्य से सहायता लेता है। दूसरी शैक्षणिक संस्था है जो राज्य से सहायता नहीं लेती। जो राज्य से सहायता नहीं लेती उनमें फीस वो निर्धारित करेंगे, स्टाफ किसको रखना है वो तय करेंगे। ये अपने समुदाय के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में रख सकते हैं, लेकिन अब शिक्षा का करिकुलम क्या होगा ये सीबीएसई तय करेगी। यहाँ स्वायत्ता नहीं मिलेगी। अकादमिक यानी आप क्या पढ़ाते हैं, किसको रखते हैं, लेकिन जो टीचर्स है उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन राज्य तय करेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो राज्य तय करेगा। ये सब राज्य तय करेगा, क्योंकि कोई भी अधिकार निरपेक्ष नहीं है, ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो फैसला आएगा तो अब बड़ा विभाजित मामला है। अगर तकनीकी व्याख्या इसकी की जाए तो ये रद्द हो जाएगा, लेकिन संदर्भ के साथ व्याख्या की जाए तो इसे, क्योंकि अब 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है, जो संघ की 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम जेएनयू, डीयू, बीएचयू के साथ लिखा गया है। अब ये विवाद का विषय है। अब न्यायालय के देखिए, इसलिए न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को है, विधि की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को है, तो वो अंतिमतः किसी न किसी तरीके से व्याख्या अपना कर देता है। लेकिन जो मुझे लगता है कि संदर्भ को देखा जाए तो न्यायालय इसका अल्पसंख्यक करेक्टर बनाए रखेगा। तकनीक रूप में देखा जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अल्पसंख्यक अधिकार केवल इतना। अगला हेडिंग,
संपत्ति का अधिकार। यही तो बात है। संसद ने एक्ट बना दिया और संसद ने एक्ट बनाकर लिख दिया अल्पसंख्यक। तो सवाल है कि लेकिन अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? संसद तय करेगी या अल्पसंख्यक व्यक्ति के द्वारा बना होना चाहिए? किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का डायरेक्टर संसद नहीं तय कर सकती। और जो संसदीय बिल से बना हुआ है वो अल्पसंख्यक हो नहीं सकता। अभी तक की मान्यता ऐसे खुद उच्चतम न्यायालय ने बात कही है। ये मेरे पाई फाउंडेशन बाद में, यानी करेक्टर इस तरीके से तय होगा कि संस्थापक कौन है, पढ़ने वाले कौन नहीं, यही नहीं है, फंड मिलता है ये नहीं है, संस्थापक कौन है। तो फिर ये मुद्दा क्या होता है कि आखिर में आज भी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कौन है, इसके बारे में कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। एक होना तो चाहिए कि भाई कौन अल्पसंख्यक होगा, जिनकी पॉपुलेशन 1% है या जिनकी 20 है या जिनकी 49 है, आर्थिक स्थिति है या सामाजिक स्थिति है, कुछ तो क्राइटेरिया हो तो विवाद खत्म हो जाएगा। इसे कहा भी जाता है कि हमें सबसे सुझाव मांगा जाता है। हमारे एग्जाम में ऐसा होता है जब हमें सुझाव मांगा जाता है, कोई ना कोई ऑप्शन हम देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर एज इट इज सबसे चीज नहीं पूछेगा अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, वो चीजों को घुमा के पूछेगा कि समस्या क्या है, चुनौतियां क्या है, समाधान क्या लेकर आएंगे। तो हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होता है। और कोई सवाल है आपका?